हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे यार। तो बेटा, अपन लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टाइम पे मिले थे और हमने माइंड मैप सीरीज का एक पूरा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12th वाला रिवाइज करके छोड़ा था। आई होप आप लोग को वो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, आप लोग के काम आया होगा पढ़ने में। आज हम लोग मिले हैं बेटा अगले चैप्टर के साथ में, एंड अगला आज का डिस्कशन का चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर बोलूंगा मैं इसको। पता है क्या है इसके अंदर, एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर वो तुम्हें समझ में आ गई ढंग से, जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होना, जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएबिलिटी शो करना, अगर कुछ बातें दिमाग में अच्छे से सेट हो गई ना, तो तुम सारी प्रॉपर्टीज के आंसर दे दोगे। एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल आया हुआ है इसमें, एक एक लाइन से सवाल। जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा भी। मतलब कुछ चीजें तो ऐसी है जो हमें लगता था यार इससे कौन सवाल पूछता है, उस तक से सवाल आया हुआ है। तो बहुत ध्यान से सुननी है सारी बातें, बहुत बहुत लॉजिक के साथ समझनी है सारी बातें, एंड फिर देखना है चैप्टर भी कैसा केक वॉक हो जाएगा तुम लोग के लिए। स्टार्ट करें। तो बेटा तुम लोगों को पता है, कोई भी चैप्टर का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कुछ प्री रिक्विजिट डिस्कस करता हूं। जैसे जब आपसे पी ब्लॉक डिस्कस किया था तो मैंने आपसे हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था, राइट। उसी तरीके से यहां डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे एक प्री रिक्विजिट तुमसे बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है, एंड दैट इज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप आप लोग को आता होगा क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप ले लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक प्री रिक्विजिट और देख लेंगे बातों ही बातों में, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ना, तो तुम दो तरीके के कॉन्ट्रैक्शन डील करते हो। एक होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। जो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को मैं एक और नाम दे देता हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो शुरू करते हैं इन दोनों बातों से और फिर देखते हैं इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है साहब। तो आज की दिनांक डालें और देखें टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले भैया हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्री रिक्विजिट्स, और जो कि दो हैं। एक है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसको आप कहते हो, और एक है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही बात है, ठीक है साहब। जब ये डिस्कस कर लेंगे तो बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं प्रिसाइसली बोलूं तो मैं डिस्कस करने वाला हूं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। सही है, 6D हम डिस्कस नहीं करते। एंड जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन हो जाएगा तो हम क्विकली चलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। बेटा ट्रस्ट मी, अगर मैं तुम्हें नीट का एनालिसिस बताऊं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे एक फिक्स वैरायटी ऑफ सवाल पूछा जाता है, एंड दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो भी किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो समझना बहुत जरूरी है, एंड मैं नहीं चाहता तुम लोग वो रटो, ठीक है। जो बच्चों के दिमाग में एक फितूर है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रटंत है, सब कुछ रटना ही पड़ता है। आई डोंट वांट तुम लोग रटो, मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ तुम्हें सारा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। सही है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम दो बातें करते हैं, लेंथेनॉइड्स की और एक्टेनॉइड्स की। मेजरली लेंथेनॉइड्स इंपॉर्टेंट है, एक्टेनॉइड्स के बारे में भी देख लेंगे क्या चीज है। क्लियर है? शुरू करें चैप्टर। बेटा शुरू करते हैं अपने पहले इफेक्ट के साथ में, और पहले इफेक्ट का नाम है आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो भाई साहब शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है यार? शील्ड वर्ड पे ध्यान दो। शील्ड वर्ड, शील्ड वर्ड मुझे क्या कहता है? किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना। किसी चीज को क्या करके रखना? शील्ड करके रखना। तो हम यहां पे बोल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि यदि आपके पास में न्यूक्लियस है, यदि आपके पास में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है? अलग अलग शेल्स होती हैं। क्या न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है? अलग अलग शेल्स होती हैं। और इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाथी घोड़े थोड़ी होंगे यार, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल्स हैं, और शेल्स में आपके क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो बेटा हम ये कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको ना न्यूक्लियस पे ज्यादा अट्रैक्ट होने का मौका नहीं मिलता। या न्यूक्लियस को मैं ये बोलूं, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होता। और ये अंदर वाले शेल्स की वजह से हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होता। और ये किसकी वजह से होता है? जो बीच में और शेल्स आ रही है इनकी वजह से। कारण क्या है इस बात का? हम ये बोलते हैं कि ये जो बीच वाली शेल्स हैं ये समहाउ क्या करती हैं? न्यूक्लियस को शील्ड करके रखती हैं, सो दैट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उसका अट्रैक्शन फील ना होने पाए।
और बेटा इसी प्रॉपर्टी को, इसी इफेक्ट को कि अंदर वाले शेल जो है वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आई ये वाली बात? अच्छा जी, अगर शील्डिंग इफेक्ट तुम लोगों को इस तरीके से समझ आया तो हम ये बोलेंगे कि भाई इफेक्टिव शील्डिंग क्या होती है और पुअर शील्डिंग क्या होती है। दो तरीके की बातें बोली जाती है, इफेक्टिव शील्डिंग या पुअर शील्डिंग। व्हाट इज इफेक्टिव शील्डिंग? बेटा इफेक्टिव शील्डिंग का मतलब यह है कि जो बीच में न्यूक्लियस के बाद में जो शेल्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस को फील नहीं होने दे रही, वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन करके रख रही है, बहुत बढ़िया तरीके से शील्डिंग करके रख रही है कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको उतना अट्रैक्शन फील हो ही नहीं पा रहा। दिस इज इफेक्टिव शील्डिंग। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव शील्डिंग, if I'm talking about effective shielding, so what can I say? I can say if my shielding is effective, that means Z effective जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जो मेरा साइज है एटम का वो इंक्रीज होगा। ये देखना जरा, समझ आई क्या ये वाली बात? बेटा अगर शील्डिंग अच्छी होगी तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस पे इतनी तेज पकड़ बना के बैठे हैं कि बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने का मौका नहीं मिल रहा। अगर बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने का मौका नहीं मिल रहा, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर बेटा ये दूर ही जाता जा रहा है, ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं बोलूं साइज भी तो बढ़ रहा है। जबकि अगर मैं कहता तुम्हारी पुअर शील्डिंग है तो देखो क्या होता। अगर मैं कहता तुम्हारी पुअर शील्डिंग है, लेट्स से मैंने अज्यूम करा एक ये मॉडल बनाया, अगर पुअर शील्डिंग है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन है इनमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये बाहर वाले को रोक पाए। इनके होने के बावजूद ये बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर आके अट्रैक्ट हो ही जाता है। अगर ये बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो ही जाता है, irrespective of the presence of these electrons present in the inner shells, ऐसी शील्डिंग को हम क्या कहेंगे? पुअर शील्डिंग। ऐसी शील्डिंग को बेटा अपन क्या बोलेंगे? पुअर शील्डिंग। की भैया अंदर जो शेल में इलेक्ट्रॉन बैठे थे, जो तुमने सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाए हुए थे, वो चोर को अंदर आने से रोक ही नहीं पाए। अगर वो रोक ही नहीं पाए तो उनका होना ना होना बेकार हो गया। तो हमने बोला शील्डिंग कैसी हो गई? बेकार हो गई, पुअर हो गई। अगर शील्डिंग मेरी पुअर हो गई, इसका मतलब मैं ये बोलूं क्या कि जो मेरा Z इफेक्टिव है वो बढ़ गया। हाँ, कैसे बढ़ गया? अरे भैया अब ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था ये भी तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गया, जबकि यहां पे ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। अगर ये भी अट्रैक्ट हो गया तो न्यूक्लियस पे इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फील हो रहा है कंपैरेटिवली। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया, अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा चला आया, तो मुझे एक बात बताओ, जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। साइज भी जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि साइज क्या होता है? साइज होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी, राइट? अब भैया यहां पे आउटर मोस्ट शेल ही खींची चली आई अंदर, तो साइज तो घटना ही था, साइज घट गया। क्लियर है? दिस इज योर शील्डिंग इफेक्ट। कि इफेक्टिव शील्डिंग क्या होती है और पुअर शील्डिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। आपको पता था तो बेटा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जिन भी बच्चों को नहीं पता था उनके लिए मैंने समझा दिया। सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे। अब बेटा स्क्रीनिंग पावर का ना एक ऑर्डर होता है। स्क्रीनिंग पावर बोल लो या शील्डिंग पावर बोल लो या शील्डिंग स्ट्रेंथ बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसका ना एक ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर होता है? हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसको स्क्रीनिंग करने की टेंडेंसी सबसे बढ़िया होगी। ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन उसी को मिल रहा होगा। जैसे जैसे तुम दूर जाओगे अट्रैक्शन क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो हमने बोला S सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, S सबशेल या S ऑर्बिटल, तो उसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे बढ़िया है, फिर P की है, फिर D की है, और सबसे बेकार F की है। सबसे बेकार किसकी है? F की। जनरली हम ये कहते हैं कि D और F की स्क्रीनिंग पावर सबसे बुरी होती है। D और F की स्क्रीनिंग पावर सबसे बुरी होती है, और सबसे बेस्ट किसकी होती है? S की स्क्रीनिंग पावर होती है। सही है? समझ में आती है ये बात? पक्का ना? ये मैंने क्यों पढ़ाया तुम्हें? यहां पे एप्लीकेशन क्या आएगा बेटा? जब मैं तुम्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में साइज का वेरिएशन बताने की कोशिश करूंगा ना, तो वहां पे मैं यही चीज काम में लूंगा कि कहां पे स्क्रीनिंग अच्छी हो रही है,
कहां पे जेड इफेक्टिव बढ़िया हो रहा है और उस हिसाब से साइज कैसे वैरी कर रहा है। तो तुम जब ही तो बता पाओगे जब तुम्हें ये बातें पता होगी कि आखिर इनकी साइज पे डिपेंडेंसी ही क्या है। सही बात है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब बेटा चलते हैं एक बार पीरियोडिक टेबल की तरफ। ध्यान से देखना, मैं एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हें यह पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं जब पीरियोडिक टेबल पे तो साइज हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स हमेशा बढ़ते चले जाते हैं नीचे जाने पे, क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ता चला जाता है। ये बात तो बेसिक है। तो मैंने बोला अगर मैं यहां जिरकोनियम और हाफनियम पे फोकस करूं, देखना मैं जान करके स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए कुछ। अगर मैं जिरकोनियम से हाफनियम पे फोकस करूं तो हाफनियम नीचे है और जिरकोनियम ऊपर है, तो हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ साइज क्या है? तो हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ साइज क्या है? आप बोलोगे क्या कि हाफनियम का जो साइज है वो जिरकोनियम से क्या होगा? ज्यादा। हाफनियम का जो साइज है वो जिरकोनियम से क्या होगा? ज्यादा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हाफनियम नीचे है जिरकोनियम के, एक शेल एडेड है वहां पे, राइट। अगर हाफनियम का साइज जिरकोनियम से ज्यादा होना चाहिए तो ये एक्सपेक्टेड था आपको, बट बेटा ऐसा हो नहीं पाया। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या जिसमें कोई अपवाद ना हो, तो वो अपवाद हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या बोला बेटा, जब जिरकोनियम से हाफनियम देखना था तो हमें लगा था नेचुरली कि साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमेशा होता भी है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता ही है पीरियोडिक टेबल में। परंतु यहां पे क्या हुआ यार, जिरकोनियम से हाफनियम ऐसे थोड़ी मोगली की तरह उछल के आ जाओगे, उछल के तो नहीं आ जाओगे ना। कैसे आओगे? तुम्हें भैया ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके हाफनियम का नंबर आएगा। और बेटा जब ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करके तुम हाफनियम तक आते हो तो हाफनियम से पहले ध्यान से देखो 57 से 71 तुम्हें ये लेंथेनॉइड्स को क्रॉस करना पड़ता है। तुम्हें किनको क्रॉस करना पड़ता है? इन लेंथेनॉइड्स को। तो और बेटा इतनी बात तो अपन को पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पता ही है कि लेंथेनॉइड्स आपके कौन होते हैं? लेंथेनॉइड्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनॉइड्स आपके कौन होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और यदि ये है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरा जाता है? एफ सबशेल में भरा जाता है। और अगर एफ सबशेल में भरा जाता है तो एफ की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? बहुत ही बर्बाद। अगर एफ की स्क्रीनिंग पावर होती है बहुत ही बर्बाद तो बेटा पुअर स्क्रीनिंग या पुअर शील्डिंग की वजह से साइज पे क्या असर पड़ता है? साइज घटता है, साइज घटता है। अब आप बोलेंगे अच्छा सर ठीक है, आपने कहा स्क्रीनिंग पावर है बहुत ही खराब, स्क्रीनिंग पावर की वजह से साइज घटना चाहिए, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि जिरकोनियम से जब हाफनियम जाते हैं तो क्योंकि वो लेंथेनॉइड से पास होता है तो साइज घटना चाहिए, तो क्या साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा क्या? तो बेटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मजे की बात यह है कि होता क्या है, आपने बोला कि जिरकोनियम और हाफनियम, क्योंकि हाफनियम में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए हाफनियम से पहले, तो हाफनियम में भी एफ कॉन्फ़िगरेशन आने लग जाएगा। अगर हाफनियम में भी एफ कॉन्फ़िगरेशन आने लग जाएगा तो उस वजह से उसकी पुअर स्क्रीनिंग पावर है, और इसकी पुअर स्क्रीनिंग पावर की वजह से साइज बढ़ना चाहिए था, पर साइज बढ़ता तो नहीं है। अल्टीमेटली ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि साइज जो है वो जिरकोनियम के लगभग बराबर ही हो गया। बेटा मजे की बात सुनो मेरी, ये क्या बोला मैंने, फील आएगी अभी देखना। मैंने ये कहा जिरकोनियम, टाइटेनियम से जिरकोनियम आऊंगा, साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, चाहे 10% बढ़े, चाहे 15% बढ़े, चाहे कितना भी बढ़े। जिरकोनियम से हाफनियम आऊंगा, साइज फिर से बढ़ेगा, चाहे 10% बढ़े, चाहे 15% बढ़े, चाहे 20% बढ़े। मतलब बढ़ना तो चाहिए था ना। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू कुछ तो 10% ज्यादा x है, 20% ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा हो नहीं पाता। अगर ऐसा हो नहीं पाता तो होता क्या है कि वो जो 10% 15% बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि एफ कॉन्फ़िगरेशन आ गया है यहां पे और उसकी स्क्रीनिंग पावर बड़ी बेकार है, तो वो 10-15% बढ़ने की बजाय बराबर सा ही हो जाता है पिछले वाले के साथ। तो आप बोलते हो जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर। और बेटा ये इफेक्ट सिर्फ जिरकोनियम और हाफनियम पे ही नहीं, इन सभी एलिमेंट्स में देखा जाता है कि इन सबका साइज लगभग एक दूसरे के क्या हो जाता है? बराबर। जब तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स चलेंगे, ये तो क्या हमारे पी ब्लॉक आ गए, उनमें हम ये बात नहीं करते, बट जब तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स चलेंगे हम बोलेंगे साइजेस लगभग क्या हो गए हैं आपके? बराबर। और ये बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली आप यहां देखते हो क्योंकि यहां के जस्ट बाद आया है ये, तो यहां पे बहुत प्रीडोमिनेंटली देखा जाता है।
एंड ये जो साइज का कॉन्ट्रैक्शन है, साइज बढ़ना चाहिए था बट हाफनियम का साइज घट के जिरकोनियम के बराबर ही हो गया। ये साइज का कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आया? ये साइज का कॉन्ट्रैक्शन आया इन लेंथेनॉइड्स की वजह से। एंड इस वजह से हम इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम इस लगने वाले इफेक्ट को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम इस लगने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सही बात है। ये क्यों आया? क्योंकि बीच में लेंथेनाइड्स आ गए। समझ में आई आपको बात? तो चलो भाई, मुझे आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिवाइज करवाना था, मुझे आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट रिवाइज करवाना था, मैंने करवा दिया। नाउ आई एम ऑल सेट टू एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले डी ब्लॉक शुरू करते हैं, फिर एफ ब्लॉक शुरू करेंगे। बेटा अगर डी ब्लॉक शुरू करना है, अगर डी ब्लॉक शुरू करना है तो यार बेसिक इंट्रोडक्शन ले ले जरा। जो डी ब्लॉक होता है वो आपका कहां से कहां होता है? ये लाई करता है बेटा ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 और 2 तो तुम्हारा एस ब्लॉक है और ग्रुप नंबर 13 से 18 तुम्हारा पी ब्लॉक है। ये तुम्हारा एस ब्लॉक और ये पूरा का पूरा तुम्हारा पी ब्लॉक। तो ये जो बीच में बचता है ये हमारा क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही हटके है, वो नीचे है। ठीक है जी। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। खास बात इसकी यह है कि यहां पे सारे के सारे ही क्या हैं? मेटल्स। यहां पे सारे के सारे ही क्या हैं? मेटल्स। ऑल आर मेटल्स। ठीक है, सारे ही एलिमेंट्स कैसे हैं? मेटल्स। बेटा यहां पे ना आपको एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। यहां पे ना आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। क्या होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? याद करो, मैंने पी ब्लॉक के टाइम भी बताया था यार, डी ब्लॉक वाले वो हैं जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। ध्यान से देखिएगा, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, जहां पे n आपका क्या होता है? वैलेंस शेल। एन तुम्हारा क्या होता है? वैलेंस शेल, जो तुम्हारा आउटरमोस्ट शेल है, जैसे 4s2 फोर्थ शेल हो गया, फिफ्थ शेल हो गया, सिक्स शेल हो गया। और n-1 क्या होता है तुम्हारा? पेन अल्टीमेट शेल। n-1 तुम्हारा क्या हो गया? पेन अल्टीमेट शेल। तो ये आपका वैलेंस शेल और ये आपका पेन अल्टीमेट शेल, मतलब वैलेंस शेल से जस्ट पहले वाला शेल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है। ये वैलेंस शेल हो गया और ये आपका पेनल्टीमेट शेल हो गया। क्लियर है ना? तो बेटा इसी के आधार पे हम तीन तरीके की डी सीरीज पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं 3D सीरीज, एक हम पढ़ते हैं 4D सीरीज और एक हम पढ़ते हैं 5D सीरीज। 6D भी पढ़ सकते थे बट 6D आर इट इज स्टिल इनकम्प्लीट, तो वो हमारे लिए पढ़ना उतना सही रहता नहीं है। हमारे सिलेबस में तो ये तीन है, और इसमें भी अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तुमसे बात करूं तो ये वाली सीरीज है। सबसे ज्यादा डिटेल में बात करूं तो ये वाली है 3D सीरीज। सही है जी। 3D हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, इनफैक्ट 3D ही सबसे ज्यादा पढ़नी है। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? 3D का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D 1 से 10, 4s 1 से 2। अब बेटा पहले टाइप का सवाल जो इसमें बनता है डी ब्लॉक में, वो बनता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े अच्छे से आना चाहिए और आपको सारे एलिमेंट्स की पहचान बड़े अच्छे से होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आपकी 3D सीरीज है। अगर ये तुम्हारी 3D सीरीज है तो क्या होती है 3D सीरीज? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम से लेके जिंक तक इज योर 3D सीरीज। सिमिलरली इट्रियम से लेके कैडमियम तक इज योर 4D सीरीज एंड लैंथेनम से लेके मरकरी तक इज योर 5D सीरीज। तो ये 3D, 4D, 5D। हमें 3D पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। 4D और 5D में कुछ सेलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं अभी मार्क करवा देता हूं, जो आपको आने चाहिए। ठीक है साहब। 3D में ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, इस तरीके से आप चलते हो। बट यहां पे आप एक फंडा मान के चलते हो बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो फंडा हमें शुरू से पता है, वो ये है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, half filled and full filled configurations are most stable. Half filled and full filled configurations are most stable. अगर बेटा ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम देखो ध्यान से, तुम स्कैंडियम से शुरू हुए, 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, d में तुमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालना शुरू किया, ठीक है?
तो 4s2 3d1 4s2 हो गया, ये 3d2 4s2 हो गया, ये 3d3 4s2 हो गया। डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं ना, 10 आ सकते हैं, 3d3 तक मैं पहुंच गया। अब अगर क्रोमियम पे आया तो मुझे क्रोमियम क्या समझ में आता है, मुझे क्रोमियम समझ आता है इस सीक्वेंस के हिसाब से 3d4 4s2। अब यार 3d4 4s2 होना चाहिए था सीक्वेंस के हिसाब से, बट फिर यहां किसी ने दिमाग लगाया, इन लोगों ने आपस में बात करी कि यार देखना भाई अभी तो 4s2 अकेला स्टेबल है फुलफिल्ड होके, और मेरी स्टेबिलिटी का कोई अते पते है नहीं, ये 3d ने बोला। पर फिर 3d ने कहा यार अगर तू ना अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे तो मैं भी हाफ फील्ड और तू भी हाफ फील्ड, दोनों का जीवन बिल्कुल शांति से कटेगा, तो क्यों ना ऐसा कर ले। और स्टेबिलिटी तो भैया हर चीज को पसंद होती है। अभी एक स्टेबल हो रहा था, बाद में दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर गया और ये क्या बन गया 3d5 4s1। तो भैया जो भी इनऑर्गेनिक में जद्दोजहद होती है, जो भी इधर उधर तुम तिया पांचा करते हो, सबका एक ही मकसद है स्टेबिलिटी। दुनिया में हर चीज क्या होनी चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तुम भी तो स्टेबल होना चाहते हो यार, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो दिन रात की करियर बन जाएगा, सेटल हो जाएंगे। दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो क्रोमियम इस तरीके से स्टेबल हो गया। सही है साहब, ठीक है जी, क्रोमियम तक जीवन बढ़िया चल रहा था। जैसे ही क्रोमियम तक बातचीत हो गई 3d5 4s1, फिर हमने करा मैंगनीज तो होना ही था 3d5 4s2, क्योंकि ये भी हिसाब से 3d4 4s2 होता। मैंगनीज हो गया 3d5 4s2, ये हो गया 3d6 4s2, ये हो गया 3d7 4s2, ये हो गया 3d8 4s2, ये हो गया 3d9 4s2। जीवन निकल तक फिर से बढ़िया चल रहा था, शांति से चल रहा था। बट क्रोमियम के बाद में चुल करने आया कॉपर। कॉपर आपको लग रहा था 3d9 4s2 ही बनेगा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, बट फिर वही बात, अभी सिर्फ 4s स्टेबल है। अगर डी को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे, और अगर दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो आप बोलोगे ये क्या बन गया 3d10 4s1, ये हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल फिल्ड हो गया, पूरा स्टेबल हो गया। अगर पूरा स्टेबल हो गया तो कॉपर हो गया 3d10 4s1, और फिर जिंक होना ही था 3d10 4s। दैट्स इट। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशंस की इंपॉर्टेंट फंडे जो हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और उनकी रीजनिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। क्रोमियम और कॉपर आर इंपॉर्टेंट, ठीक है साहब। इसके बाद में आपके लिए 4D सीरीज में कौन इंपॉर्टेंट है, तो 4D सीरीज में ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 5D सीरीज में ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, आपको पैलेडियम सिल्वर कैडमियम का और प्लैटिनम गोल्ड और मरकरी का, इनके कॉन्फ़िगरेशंस भी देखने हैं, इजीली याद हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3D वाला आपको इंपॉर्टेंट था, वो सबसे इजी था, याद हो गया। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल, क्लियर है। आगे बात करते हैं, चलिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया तो बेटा एक टर्म बड़ा फेमस है जो यूज होता है यहां पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट ना, बच्चा क्या करता है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने लग जाता है, बट ये बात ध्यान से समझे, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साफ साफ ये मतलब है दोज एलिमेंट्स which have presence of an unpaired electron, those elements which have presence of an unpaired electron in their ground state, presence of an unpaired electron in d subshell, unpaired electron in d subshell in its ground state, और एक्साइटेड स्टेट। मतलब डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन एक्साइटेड स्टेट में। ऐसे नहीं मर्जी से भैया कोई भी एक्साइटेड स्टेट बना दी, जो वो शो करने के लायक है, शो करने में सक्षम है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये डेफिनेशन है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी ब्लॉक में, डी सबशेल में, या तो ग्राउंड स्टेट में या कॉमन एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर मैंने इस तरीके से बात करी स्कैंडियम से लेके जिंक तक, क्योंकि मैंने कहा था मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के बारे में बात करनी है, तो ध्यान से देखना, यहां पे 3d1 4s2, डी की अगर तुम बात करो तो डी में बेटा ऐसे 5 डब्बे होते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले सिंगली फिलिंग होगी, फिर पेयरिंग शुरू होगी, हुंस रूल, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी 3d1 4s2 है, अगर 3d1 4s2 है तो मतलब बेटा एक डी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d2 4s2,
ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। वैनेडियम में 3 हो गए, 3d3 4s2 ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। क्रोमियम 3d5 4s1 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंगनीज में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा आयरन में 6 का मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए। पर बेटा है तो सही ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, मेरे लिए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना ही बहुत है। ठीक है जी, यहां पे 4 हो गए, फिर यहां 3 हो जाएंगे, फिर यहां 2 हो जाएंगे। बेटा यहां पे भी अगर तुम देखोगे कॉपर का, तो कॉपर में तुम कहोगे सर कॉपर तो 3d10 है। अगर कॉपर 3d10 है तो 3d10 में तो नहीं हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेटा बात तेरी बिल्कुल सही है, बट मैंने एक और बात बोली है कि अगर ग्राउंड स्टेट से काम नहीं चल रहा तो कॉमन एक्साइटेड स्टेट पे आ जाओ, और कॉमन एक्साइटेड स्टेट पे आ जाओगे तो कॉपर के लिए कॉमन एक्साइटेड स्टेट क्या है, +2। तो कॉपर था 3d10 4s1, +2 में क्या हो जाएगा, एक s से निकलेगा और एक d से निकलेगा, 3d9 4s0। और अगर 3d9 4s0 होगा तो यहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, मतलब इस पेयरिंग में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, एक अनपेड रह जाएगा। राइट, तो कॉपर पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? बट ठीक है, कॉपर ने ग्राउंड स्टेट में नहीं दिखाया तो एक्साइटेड स्टेट में दिखा दिया कॉमन में। बट बेटा अगर जिंक की बात करो तो जिंक तो भैया ग्राउंड स्टेट में है 3d10 4s2। जिंक जो है ये ग्राउंड स्टेट में है 3d10 4s2, मतलब डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने कहा इसकी कॉमन एक्साइटेड स्टेट पे चलो। तो बेटा जिंक के लिए तो तुम्हें 10th क्लास से पता है, जिंक की वैलेंसी सिर्फ एक ही होती है, +2। और अगर जिंक सिर्फ +2 शो करेगा तो s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्या रह जाएगा, 3d10। बेटा +2 के अलावा जिंक कुछ और शो करता नहीं है, और जिंक +2 में भी डी में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर बेटा ग्राउंड स्टेट में भी मौजूद नहीं है और कॉमन एक्साइटेड स्टेट में भी मौजूद नहीं है, तो क्या मैं जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। राइट, और बेटा अगर जिंक को नहीं दे सकता तो कैडमियम को भी नहीं दे सकता, वहां भी सेम हाल होगा, और मरकरी को भी नहीं दे सकता, वहां भी सेम हाल होगा। तो हम कहते हैं आपके सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हैं एक्सेप्ट लास्ट मेंबर्स, एक्सेप्ट लास्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। तो आप बोलेंगे कि आपके सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो आप बोलेंगे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि बेटा उनमें ना तो ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, ना ही कॉमन एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में। तो आप बोलोगे सर इनको हटा देंगे फिर पिक्चर से, इनको पढ़ेंगे ही नहीं क्या? बेटा पढ़ेंगे, बात है ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है ही ना। अब 3 के लिए क्या अलग से बातचीत करेंगे, तो हम पढ़ सारों को एक साथ ही लेंगे। बट हाँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसीलिए बेटा एक बड़ी फेमस लाइन है, ये देखना, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं बोल रहा हूं ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखना ध्यान से, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? हमने कहा सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बट सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात है। ट्रांजिशन एलिमेंट में फंडे क्लियर हुए क्या? अगर ट्रांजिशन के फंडे क्लियर हो गए हैं बढ़िया तरीके से, तो अब ध्यान से देखिएगा, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, हमें बात करना है साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा था 3D सीरीज इंपॉर्टेंट है पढ़नी, तो हम 3D सीरीज में बात करने वाले हैं। हम लिख देते हैं जरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये है तुम्हारे पास 3D सीरीज। बेटा अगर ये है तुम्हारी 3D सीरीज, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे साइज का ऑर्डर क्या आएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या हमने ये रूल पढ़ा था क्या कि लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो साइज घटता है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है? जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो साइज घटता है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है। अगर ऐसा होता है तो यही चीज यहां भी फॉलो होती है। कहां तक फॉलो होती है?
जब आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हो तो आप बोलते हो जेड इफेक्टिव जो है आपका वो बढ़ता जाता है और साइज जो है तुम्हारा वो घटता जाता है। बेटा इस चीज को रटो मत, इस चीज को फील करो। देखो क्या होता है, यहां डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप बोल रहे हो जैसे जैसे आगे जा रहे हो डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अगर डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है मतलब आप ये कहोगे कि भाई डी वाला शील्डिंग करने की कोशिश करना चाहिए, बट डी की शील्डिंग बेकार होती है। तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो शील्डिंग करने की स्ट्रेंथ बढ़ा तो रहा है, बढ़ा तो रहा है, बढ़ा तो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट उतना अच्छा भी नहीं कर पा रहा जितना जेड इफेक्टिव कर रहा है। तो आप बोलते हो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते जाते आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। अगर स्क्रीनिंग पुअर है, जेड इफेक्टिव अच्छा है, तो साइज तो घटेगा ही घटेगा। ये बात तो हमने कर ली थी शुरुआत में। अगर ऐसा है तो यहां पे ये चला। अब क्या हुआ, जब आप फेरस कोबाल्ट निकल तक गए तो बेटा यहां पे ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, यहां ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि यहां पे जो साइज है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट। यहां पे साइज इन तीनों का क्या है, कांस्टेंट। इन तीनों का साइज लगभग क्या है, बराबर है। अगर साइज बराबर है, क्यों? क्योंकि बेटा यहां एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को लमसम बैलेंस कर रहे थे। जैसा स्क्रीनिंग हो रहा था वैसा ही जेड इफेक्टिव भी लग रहा था, तो लमसम इफेक्ट्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, तो साइज लगभग सेम हो गया। अब क्या हुआ, जब आप निकल ऑनवर्ड्स गए तो यहां डी में 10 इलेक्ट्रॉन कॉपर में, और जिंक में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन। डी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। वो बाहर वाले को इतना अच्छे से आने नहीं देंगे क्योंकि वो तो आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो बाहर से किसी नए इलेक्ट्रॉन को, किसी नई शेल से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एंटरटेन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हम बोलते हैं जब आप निकल से जिंक पे जाते हो, जब आप यहां से यहां जाते हो, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है तो आप ये कहते हो कि यहां पे फाइनली कौन डोमिनेट कर जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसके कंपैरिजन में, जेड इफेक्टिव के। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट जीत जाता है, अगर शील्डिंग इफेक्टिव हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। तो निकल से जिंक जब जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो बेटा 3D सीरीज में बड़ा ही अलग ऑर्डर होता है। कुछ एलिमेंट्स तक साइज घटता है, फिर साइज लगभग बराबर होता है, और फिर साइज आपका बढ़ जाता है। सही बात है, साइज एंड में आपका बढ़ जाता है। यहां पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है स्क्रीनिंग को, यहां दोनों लमसम बराबर हैं, और यहां पे स्क्रीनिंग डोमिनेट कर रहा है जेड इफेक्टिव को। क्लियर है? अब बेटा ये सारी बातें मैंने किस आधार पे बताई? मैंने इस आधार पे बताई कि डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे। ट्रांजिशन एलिमेंट की बातचीत ही अनपेड इलेक्ट्रॉन से शुरू हुई थी, तो इस पूरे चैप्टर में अब आगे जाने पे अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट बहुत समय तक आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। साइज का ऑर्डर सबको समझ में आ गया? अगर साइज समझ में आ गया तो अब ये तो बेटा पीरियड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में आपके पास 3 सीरीज हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, राइट? तो आप बोलते हो डाउन द ग्रुप जाने पे एक्सपेक्टेड ये है कि साइज बढ़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर साइज का ये था, आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर साइज का ये था कि सबसे कम साइज 3D का, फिर साइज 4D का, और सबसे ज्यादा साइज 5D वालों का। ये आपने सोचा था, बट एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पे डोमिनेट करता है और एफ की स्क्रीनिंग बहुत ही बेकार होती है, तो आप बोलते हो 4D और 5D के बीच में आपके लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। और अगर आपके लेंथेनाइड्स आ जाते हैं तो लेंथेनाइड्स की वजह से साइज में क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। साइज में क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। एंड इट टर्न्स आउट कि 3D से 4D जाने पे तो साइज बढ़ रहा था, बट 4D से 5D में साइज लगभग क्या हो गया, बराबर। याद करो जिरकोनियम हाफनियम, टाइटेनियम से जिरकोनियम जाने पे साइज बढ़ रहा था, बट जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग हो गया बराबर। और यही चीज बेटा एक्सपेरिमेंटली भी देखी गई। तुम देखो ध्यान से, देखो अगर ध्यान से, तो ये 3D वाले एलिमेंट्स हैं जिनका साइज कंपैरेटिवली कम था। 3D से 4D गए तो साइज बढ़ गया। 3D से 4D अगर मैं गया तो साइज बढ़ गया। अगर 3D से 4D जाने पे साइज बढ़ जाता है तो आप बोलते हो 3D से 4D जाने पे तो साइज बढ़ा, बट 4D और 5D में साइजेस लगभग क्या हो गए, बराबर।
4D और 5D में साइजेस लगभग क्या हो गए, बराबर। तो 3D से 4D जाने में साइज बढ़ा, बट 4D 5D का साइज लगभग क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, तो ग्रुप में आपके ये हालात है साइज के, और पीरियड में क्या होता है वो 3D सीरीज में तुम्हें समझा चुका हूं। सही है, हाँ जी। तो साइज आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? अगर साइज आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और अगली प्रॉपर्टी है मेटालिक नेचर। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मेटालिक नेचर। बेटा ध्यान से सुने, हमने ये कहा था कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं। सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, मेटल्स। अगर सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स हैं तो बेटा सारे मेटल तो है, बट उनमें मेटालिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो क्या, या मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो क्या? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट में जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी। तो केमिकल बॉन्डिंग याद कर लो, हम बात करते थे जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आप बोलोगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। उतनी बढ़िया तुम्हारी क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो मैं ये कह दूं कि जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां मेटालिक बॉन्डिंग बिल्कुल चकाचक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेटालिक बॉन्डिंग बिल्कुल चकाचक। तो हम ये कहेंगे कि आप स्कैंडियम से आए टाइटेनियम, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैंगनीज, मैंगनीज से आयरन, आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल, निकल से कॉपर, और कॉपर से जिंक। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। भाई क्रोमियम में मैक्सिमम होता है क्योंकि 3d5 4s1, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 6। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बट जब आप उसके आगे मैंगनीज से आगे जिंक तक जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, कम। भाई क्रोमियम में 6 थे, मैंगनीज में 5 हुए, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1 और यहां 0। तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हुआ मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम बोलते हैं जहां जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आपकी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जहां जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। सही है, अगर ये बात समझ में आती है, अगर मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ समझ आती है तो ठीक इसी प्रकार हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं। एटमाइजेशन क्या होता है, आप बोलते हो कि आपके जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल हैं, आप मेटल को जब एटम्स में कन्वर्ट करोगे, गैसियस एटम्स में, तो क्या होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि आपका मेटल है उसको आपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस एटॉमिक फॉर्म में। सप्लीमेशन मत समझ लेना यार इसको, मैंने बोला आपने एक एटम को गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2 गैस का एग्जाम्पल लूं तो मैंने बोला इस बॉन्ड को तोड़ के मैंने 2 हाइड्रोजन एटम में इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो एनर्जी इसमें लगी इसको एटम बनाने में वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सही बात है। तो किसी भी मेटल को या किसी भी एलिमेंट को उसकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट अगर आप कर रहे हो, इंडिविजुअल एटम में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो एंथैल्पी क्या लगेगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब बेटा अगर मैं डी ब्लॉक वालों की बात करूं तो डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, अपने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपने लैटिस बना के बैठे होते हैं। तुमने उसको हीट किया और उसको इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक कर दिया। इंडिविजुअल एटम में ब्रेक करोगे तो मुझे एक बात बताओ यार, जो मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, जो मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा वहां क्या होगा, जो मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा आप कहोगे वहां पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना के बैठी है मतलब वो बहुत स्टेबल है, वो इजीली टूट जाएगी क्या, नहीं टूटेगी। तो जहां मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा वहां डेल्टा एच एटमाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और हम कहेंगे जहां मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होगी बेटा वहां पे बॉन्ड उतना मजबूत नहीं है, तो तुम थोड़ी सी भी हीट दोगे टूट जाएगा, तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या लगेगी, कम लगेगी। सही बात है। तो जहां बॉन्ड स्ट्रांग होगा वहां एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी, जहां बॉन्ड वीक होगा वहां एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, वीक होगी। सही है। तो हम बोलते हैं जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड तो बढ़ती ही है,
आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड तो बढ़ती ही है, साथ साथ आपका डेल्टा एच एटमाइजेशन भी बढ़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बढ़िया मेटालिक बॉन्ड बनेगा और उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं, आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी घटती है। आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी घटती है। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी घटती है तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच एटमाइजेशन जो है वो भी क्या होता है, घटता है। क्लियर है? अगर मेटालिक बॉन्डिंग वीक बनेगा तो एटमाइजेशन की एंथैल्पी भी क्या होगी, कम ही लगेगी, इजीली टूट जाएगा मेटालिक बॉन्ड। राइट? तो बेटा ये दो पॉइंट्स हैं जो अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं, आपको डायरेक्टली आने चाहिए। सही है जी? अब हमने क्या बोला, अब हमने बोला कि आओ अगले पॉइंट पे चलें, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो आओ 3D सीरीज का एग्जांपल ले लें। तो 3D सीरीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, 3D सीरीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है। हम ये बोलते हैं कि यहां पे 3D और 4s के बीच में एनर्जी गैप बेटा बहुत ज्यादा नहीं होता। हम बोलते हैं कि 3D और 4s के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता तो इनके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप कर सकते हैं, और ये तो देखा है तुमने, क्रोमियम के केस में देखा है ना, तुमने कॉपर के केस में देखा है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर जंप कर सकते हैं तो दैट्स द रीजन ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दैट्स द रीजन ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कुछ ऐसी है भैया कि हर एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बट नॉट ऑल एलिमेंट्स। देयर आर फ्यू एलिमेंट जो एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, देयर आर फ्यू एलिमेंट जो बहुत सारी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं मैंगनीज की, अगर मैं बात करूं मैंगनीज की, तो बेटा मैंगनीज का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d5 4s2। तो मैंगनीज में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, मैक्सिमम वैलेंस शेल से 2 4s के और 5 3d के, मतलब मैक्सिमम तुम 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और मिनिमम पे तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो बेटा जो मैंगनीज है ना वो आपके पास में +2 से मिनिमम पे 1 नहीं, हम 2 निकालते हैं जनरली, क्योंकि 4s एक साथ फ्री कर देते हैं, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। तो आप बोलते हो डी ब्लॉक वालों की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +2। तो आप +2 से शुरू करते हो और आप +7 तक, आप +7 तक जा सकते हो। और बेटा मैंगनीज इज वन एलिमेंट जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए मशहूर है, क्योंकि मैंगनीज का कंपाउंड हर तरीके की फॉर्म में बनता है। क्लियर है? तो मैंगनीज इज समवन जो +2 से +7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो ये मैंगनीज की बात हुई, और हमने बोला है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती कहां से है, ये आती है इस वजह से कि 3D और 4s में क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा वो उनके हाथ में होती है बात। सही है? अगर इस तरीके से हम बात करें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये है मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पिरामिड, ये मेरे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट का पिरामिड। ध्यान से देखो, स्कैंडियम जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्यों कर रहा है बताता हूं अभी। टाइटेनियम जो है वो 3 शो कर सकता है, वैनेडियम जो है वो 4 शो कर सकता है, क्रोमियम जो है वो 5 शो कर सकता है, और मैंगनीज जो है वो 6 शो कर सकता है। फिर धीरे धीरे आगे जाते हो तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कम हो जाती है, बट वेरिएबल तो रहती है, एक से ज्यादा तो हो सकती है। बस जिंक बचता है जो सिर्फ एक दिखाता है। राइट? तो अब बात ये करनी है कि स्कैंडियम और जिंक में ऐसा क्या है कि ये सिर्फ एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं, ये वेरिएबल शो नहीं कर रहे। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हम बोलते हैं स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। अगर 3d1 4s2 है, हमने कहा था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है जो सारे ही दिखाते हैं। एक कॉपर है जो +1 दिखाता है, वो उसका E0 का वैल्यू है, बाकी सारे जनरली +2 से शुरू करते हैं। अगर +2 से शुरू करते हैं तो अगर स्कैंडियम पे तुमने +2 रखा तो बात ये होगी कि सिर्फ 3d1 रह जाएगा, और 3d1 में तो कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। अगर 3d1 में कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो इसलिए स्कैंडियम फैसला करता है कि इससे बेटर तो मैं ये करूं ना यार कि अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ले जाऊं,
वैलेंस शेल में अगर 0 कर दूंगा तो इससे पहले जो भी शेल होगी वो तो वैसे भी ऑक्टेट पूरा करके बैठी होगी। अगर पूरा ऑक्टेट करके बैठी होगी तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो इसीलिए स्कैंडियम क्यों है वो स्टेबल होने के लिए डायरेक्ट क्या शो कर सकता है, +3। वो इसके अलावा कुछ और शो नहीं कर सकता। उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो एक साथ देना पसंद करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप जिंक की बात करें, ठीक इसी प्रकार अगर आप जिंक की बात करें तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2। ध्यान से देखिएगा एक बात, जिंक जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। अगर +2 आएगा तो बेटा 3d10 बन गया। और 3d10 क्या होता है, फुली फिल्ड। भैया फुली फिल्ड से कोई एक भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा क्या, नहीं करेगा ना यार। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्यों अपने साथ पंगे लेगा, वो नहीं लेना चाहेगा। और अगर नहीं लेना चाहेगा तो Zn हमेशा क्या शो करता है, +2। क्या शो करता है, सिर्फ +2। तो स्कैंडियम और जिंक फर्स्ट और लास्ट मेंबर ऐसे हैं जो आपके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बीच वाले सारे वेरिएबल शो कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आप फिगर आउट कर सकते हैं बात। टाइटेनियम की अगर बात करोगे तो टाइटेनियम में मैं बोलूंगा 3d2 4s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन, 3d2 4s2 होता है। अब ध्यान से देखिए, एक स्टेट कौन सी आएगी मिनिमम पे, +2 क्या होगी, 3d2 4s0 है ना। एक स्टेट आएगी +3, ये क्या होगी, 3d1 4s0। और एक स्टेट आएगी +4 जिसमें 3d भी 0 होगा और 4s भी 0 होगा। मतलब ये तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म आ गई जिसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बट +2 +3 +4 ये 3 संभव है, देख लो। ठीक तरीके से तुम वैनेडियम पे कर सकते हो, उसमें +5 मोस्ट स्टेबल आएगी। तो +2 इज कॉमन एंड +5 इज मोस्ट स्टेबल। क्रोमियम की +6 इज मोस्ट स्टेबल, मैंगनीज का +7 इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि उस हर केस में वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रखा है। सही बात है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें थी। अब आप कहोगे सर यहां तो आप सारे सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर रहे हो, तो इस तरीके से आयरन के केस में तो +8 तक जाना चाहिए था। 3d6 4s2 सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +8 तक चली जाएगी बात। तो नहीं बेटा, वो सिर्फ मैंगनीज तक प्रोविजन है कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ और ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाओ। उसके आगे धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखा जाता है कि यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। सही है। इनफैक्ट आयरन में तुम देख रहे हो +6 और +4 के बीच +5 भी नहीं है। सही है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है। आपके जो जो काम की बातें हो मैं आपको बताता जा रहा हूं। सही है जी, बहुत बढ़िया बेटा। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन गई हैं तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना हर कंपाउंड की, जैसे वैनेडियम की +5, क्रोमियम की +6, मैंगनीज की +7, टाइटेनियम की +4, हर एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कौन शो करता है। मतलब कंपाउंड्स बना के ही तो शो करेंगे, आइसोलेटेड स्टेट में तो नहीं शो करते। तो बेटा हर डी ब्लॉक का एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बना के शो करता है। क्या बना के शो करता है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बना के शो कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, हम बोलते हैं कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोरीन के साथ में एग्जिबिट करते हैं या ऑक्सीजन के साथ में एग्जिबिट करते हैं। मतलब सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तुम्हारे, सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के दो तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं। या तो वो बनाएंगे फ्लोराइड्स और या फिर वे बनाएंगे ऑक्साइड्स। ठीक है, या तो बनाएंगे फ्लोराइड्स और या तो बनाएंगे ऑक्साइड्स। अब आप कहोगे सर इन्हीं दोनों के साथ क्यों, बाकियों के साथ क्यों नहीं। क्योंकि बेटा ये दोनों आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बोलते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके साथ बॉन्ड बनाना बढ़िया रहता है। ठीक है। तो अगर आप बात करो जैसे टाइटेनियम की, ठीक है, आपने टाइटेनियम से शुरू करा सपोज करो, तो टाइटेनियम में मैक्सिमम स्टेट है +4। अगर +4 है तो वो बनाएगा TiF4। ठीक है। वैनेडियम बनाएगा VF5 जनरली। ठीक है। क्रोमियम जो है वो क्या बनाएगा, CrF6। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैंगनीज क्या बना ले, MnF7। तो ये बन जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है, बट ये नहीं बन पाता। फ्लोराइड बनते हैं अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट मैंगनीज कभी भी डायरेक्ट F7 वाला कंपाउंड नहीं बना पाता। मैंगनीज इसकी जगह पे रैदर क्या बनाता है, MnO3F, ऑक्सीफ्लोराइड टाइप का कंपाउंड बनाता है।
ठीक है, तो ये फ्लोरीन के साथ इसके मैक्सिमम स्टेट के कंपाउंड बन गए। फिर हम ऑक्सीजन की बात भी करेंगे, बट क्वेश्चन आता है कि वाई फ्लोरीन एट द फर्स्ट प्लेस। तो वाई फ्लोरीन एट द फर्स्ट प्लेस इन फॉर्मिंग हाईएस्ट स्टेबल स्टेट वाले कंपाउंड्स। तो इसके रीजन है, एक रीजन आप सबको पता है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो रीजंस और मैं नए बताता हूं जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखे जाते हैं। एक तो हाई लैटिस एंथैल्पी और एक हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ध्यान से सुनना बेटा, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी लैटिस को तोड़ने में या बनाने में जो भी एनर्जी होती है, फॉर्मेशन या रिलीज की एनर्जी होगी लैटिस के। बेटा लैटिस अच्छा बनेगा, लैटिस एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा है। डी ब्लॉक वाले तो कैटायंस तो तुम्हारे मेटल होंगे, एनायन तुम्हारा फ्लोराइड का होगा। फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा है, तो बेटा बहुत छोटा है तो कॉम्पैक्ट लैटिस बनाने में हेल्प करता है। और अगर कॉम्पैक्ट लैटिस बनाने में हेल्प करता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है? हाई। छोटा साइज तो लैटिस एनर्जी हाई। और इसी वजह से क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा है तो आपके मेटल और फ्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? कम। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का, सराउंडिंग एटम का, एनायन का, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ में भी अंतर पड़ेगा। आप बोलोगे यहां जो एनायनिक आयनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और आयन के बीच में, वहां पे क्योंकि आयन का साइज छोटा है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। उस लैटिस को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। तो हम बोलते हैं ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी अलोंग विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज चोजन टू बी दी समवन जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाए डी ब्लॉक के मेटल के साथ। मेरी बात दोबारा सुनना अगर ना समझ आई हो तो। हमने बोला TiF4 VF5 CrF6 क्यों बनते हैं? क्योंकि फ्लोराइड आयन का साइज बड़ा छोटा है, साइज बहुत छोटा है तो लैटिस अच्छा बनता है एनायन का, और लैटिस अच्छा बनता है तो आप बोलते हो हाई लैटिस एनर्जी आती है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं कि लैटिस अच्छा बनता है? तो बेटा सॉलिड स्टेट याद कर लो, एनायन जो होता है वही पूरा लैटिस बनाता है, कैटायन तो आपके वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी, तो एनायन जो है अगर वो लैटिस बनाता है जनरली तो पैकिंग अच्छी होगी, लैटिस अच्छा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी। लैटिस एनर्जी है मतलब आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या होगी? बहुत हाई। दैट्स द रीजन। अब ये तो हो गई फ्लोरीन की बातें। अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्साइड्स की, तो ऑक्सीजन के साथ भी तो बनते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स। तो कैसे बनते हैं देख लो। कैंडियम क्या शो कर सकता है? मैक्सिमम +3, तो ये बनाता है Sc2O3। टाइटेनियम क्या शो कर सकता है? +4, तो ये बनाता है TiO2। वैनेडियम क्या शो कर सकता है? +5, तो ये बनाता है V2O5। ठीक है, क्रोमियम क्या शो कर सकता है? +6, तो वो बनाता है Cr2O3। ठीक है जी, और मैंगनीज आपका शो कर सकता है +7, तो बेटा वो MnO3F तो बनाता ही है। क्या बनाता है? MnO3F बनाता ही है। इसके अलावा MnO4- आयन भी बनाता है। सही है, क्रोमियम यहाँ पे Cr2O3 तो बनाता ही है, साथ में आपकी एक और वैरायटी भी बन सकती है Cr2O7 2-। सही बात है। अब बात आती है वाई ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्यों? ये तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लैटिस एनर्जी आप बोल रहे हो, बॉन्ड एंथैल्पी आप बोल रहे हो, बट ऑक्सीजन क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑब्वियसली है, वो तो एक कारण रहेगा ही, बट इसके साथ साथ इसका एक ऑक्साइड भी लिख लो यार, Mn2O7 जैसे Cr2O3 लिखा था। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ऑक्सीजन सिलेक्ट करने का रीजन एक ये भी है, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म multiple bonds easily, due to its tendency to form multiple bonds easily with metals। मेटल्स के साथ में ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, एंड ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स हम बोलते हैं ऑक्साइड्स बनते हैं। ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स इजीली, ऑक्साइड्स हाई स्टेट में बनते हैं। अब यहां देखो, स्कैंडियम +3 में है, यहां टाइटेनियम +4 में है, ये +5 में है, ये +6 में है, और ये +7 में है। तो क्योंकि यहां पे मल्टीपल बॉन्ड इजीली बन सकते हैं तो ऑक्साइड्स जो है वो जनरली यूज होते हैं। सही बात है। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड ये दो ऐसी वैरायटी हैं जो डी ब्लॉक की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाती हैं, और क्यों बनाती है वो तुम्हें समझ में आ चुका है। ये क्या है? वाई। सही बात है, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हमने बातें कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक आसान बात है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक आसान बात है, मतलब आप किसी चीज के मैग्नेटिक नेचर को जज करते हो, किसी एलिमेंट के किसको जज करते हो? मैग्नेटिक नेचर को।
आप बोलते हैं कि मैग्नेटिक नेचर दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म और एक होता है बेटा डायामैग्नेटिज्म। एक आपका क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर हो किसी एलिमेंट में तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म आया। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म क्या आया, अट्रैक्शन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि डायामैग्नेटिज्म क्या आएगा, रिपल्शन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और ये रिपेल होते हैं। और बेटा इनका मैग्नेटिक नेचर को जज करने के लिए मेरे पास एक मैथमेटिकल पैरामीटर भी है, और उस मैथमेटिकल पैरामीटर को मैं क्या बोलता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। उस मैथमेटिकल पैरामीटर को मैं क्या बोलता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। इनफैक्ट अगर हम इसको ढंग से बोले तो हम इसे बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। हम इसे क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ व्हाट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ध्यान से देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, जहां पे n तुम्हारे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे n तुम्हारे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो ध्यान से देखिए, पैरामैग्नेटिज्म आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डायमैग्नेटिज्म आता है सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मतलब अगर कोई चीज हम बोलते हैं अट्रैक्ट होती है तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक अगर रिपेल होती है, और रिपल्शन क्यों आएगा, आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो रिपल्शन आ जाएगा, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के होने से काम खराब ही हो रहा है। तो बेटा कितना अट्रैक्शन है या कितना रिपल्शन है, इसको मैं मैथमेटिकली जज करना चाहता था। तो बेटा डायमैग्नेटिज्म में तो रिपल्शन है, तो यहां तो कुछ जज करने की जरूरत है ही नहीं, समझ ही आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन नहीं है। बट यहां अगर अट्रैक्शन है तो कितना अट्रैक्शन है ये चेक कर रहे हैं हम एक वैल्यू से, जिसका नाम है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और उसको हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट n प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, जहां n तुम्हारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सही है, जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया तो मैंने बोला अगर मैं mn प्लस थ्री की बात करता हूं तो बताओ म्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे कि यार mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। तो अगर मैं mn प्लस थ्री करूंगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, 3d4 4s0 बनेगा। टी में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, तो 1 2 3 4। बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या चारों के चारों, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमें समझ में आ गया ये स्पीशी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अगर ये स्पीशी है पैरामैग्नेटिक तो फिर इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू एन प्लस टू, दैट इज √24 बोहर मैग्नेटॉन, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 4 पॉइंट समथिंग। तो बेटा एक ट्रिक सुनो ध्यान से, हमेशा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन देखा करो। अगर चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर हो तो बेटा जो n की वैल्यू आती है ना उसी पे पॉइंट लगा दो, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। जो भी n की वैल्यू आती है उसी के आगे कुछ डेसिमल लगा दो, वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है, दैट्स इट। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट, अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट। पर अगर दो ऑप्शन दिए हुए 5 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, अगर क्लोज क्लोज तो फिर कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। सही है, पक्का, ये था मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है जी, अगर आपको मैग्नेटिक नेचर की बातें समझ में आ गई तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, बट उससे पहले हम पानी पी लेते हैं। आप इसको चेक करिए जरा, आप इसको चेक करो, मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से, इजी सा पॉइंट है। हाँ जी, तो भाई बात ये है कि आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम बोलते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम लेवल पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। उसका कारण क्या है, एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज थोड़ा छोटा होता है, एक बात यह कि इन पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। तो आप कोई भी चार्ज इन पे ले आओ, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक, मैंगनीज के केस में, तो आपको जो चार्ज चाहिए वो फैसिलिटी मिल जाएगी। और साथ ही साथ
साथ ही साथ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है भाई, वेकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा ही ना इन पे। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा इन पे तो हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कारण क्या है, एक तो इनका साइज छोटा होता है, एक उन पे चार्ज ज्यादा आ जाता है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और एक उन पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं बॉन्ड फॉर्म। और अगर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो यही मेजर कंडीशन है कॉम्प्लेक्स बनाने की, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे कॉम्प्लेक्स इस वजह से बनाते हैं, राइट। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे कॉम्प्लेक्स इस वजह से बनाते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एक और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब बेटा मतलब समझो इंटरस्टिशियल का क्या होता है। आपका जो नॉर्मल मेटल आयन का लैटिस है, जो नॉर्मल मेटल आयन का लैटिस है, उसके बीच बीच में खाली जगहों पर जो इंटरस्टिशियल जो एयर गैप्स होते हैं ना, उन गैप्स में छोटे छोटे एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं। आपका नॉर्मल मेटल का लैटिस है, उसके बीच में जो गैप्स हैं वहां पे छोटे छोटे एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स पे, और क्योंकि वो आके ट्रैप हो जाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है आपके स्ट्रक्चर की, और आप बोलते हो वो जो कंपाउंड बना इंटरस्टिशियल पे कुछ एटम्स के आने की वजह से, उसे आप क्या कहते हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हो। क्या कहते हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब वो छोटे एटम कौन है जो आगे ट्रैप हो जाते हैं? तो ध्यान से देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स, when small atoms like hydrogen, carbon और nitrogen, इस तरीके के छोटे एटम are trapped inside the crystal lattice of metal, मेटल के लैटिस के बीच में ये आके ट्रैप हो गए हैं, और इनके ट्रैप होने की वजह से जो कंपाउंड बनता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है। जनरली ये कब होता है? जब आपकी स्टोइक्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। स्टोइक्योमेट्री क्या हो जाती है भाई? डिस्टर्ब हो जाती है। इनके डिस्टर्ब होने की वजह से इस तरीके के कंपाउंड्स आपके बनते हैं। ना तो इन्हें आप आयनिक कह सकते हो टिपिकली, ना आप इन्हें कोवेलेंट कह सकते हो। अब Fe3H है या VH.56 है तो इसको आप कैसे ही पहचानोगे, राइट? तो ये हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बेटा बात है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते, बट डी ब्लॉक पे नीट वाला एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ चुका है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पर। किस पे पूछ चुका है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पर, वो आपको आनी चाहिए। तो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये, क्योंकि इनके इंटरस्टिशियल साइड्स पे भी एटम आके बैठ जाते हैं तो लैटिस जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? नॉर्मल मेटल से ज्यादा हो जाता है। क्यों बेटा? इंटरस्टिशियल साइड्स पे भी एटम आगे बैठ गए, अल्टीमेटली जो आपका लैटिस वो बहुत हार्ड हो गया। हार्ड हो गया तो उसको मेल्ट करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, ज्यादा हार्ड हो गया है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। ठीक है जी। और साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी तो रिटेन रहती है, बट इनकी केमिकली इनर्टनेस जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। केमिकली इनर्टनेस क्या हो जाती है आपके पास में? इनर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनर्ट हो जाते हैं। वापस से सुनना मेरी बात, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए मेरे बोलने के तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। आपका मेटल का लैटिस है, आपका मेटल का लैटिस कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये आपके सारे एटम्स हैं, लेट्स से कॉर्नर्स पे। ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, कुछ फेस सेंटर्स पे एटम्स हैं, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है किसी लैटिस का, लेटस से। तो इसको जब आप नॉर्मल तरीके से लगाओगे तो आप बोलोगे कुछ इस तरीके से आपके एटम्स लगे हुए हैं। अब बेटा हम ये कह रहे हैं कि ये आपका एक नॉर्मल लैटिस बना हुआ तो है, बट इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ आपकी कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पे भी चीजें आ गई हैं। इसी के साथ साथ आपकी कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पे भी चीजें आ गई हैं। कैसे आ गई हैं? आप बोलोगे कि बीच में यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे एटम इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे, जो बीच में खाली जगह है ना, इनको इंटरस्टिशियस कहते हैं, यहां पे आके एटम ट्रैप हो गए हैं, और उनकी वजह से जो कंपाउंड बन गया है वो क्या बन गया है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया है। इनके आने से नुकसान ये होता है कि स्टोइक्योमेट्री बिगड़ गई है, और स्टोइक्योमेट्री बिगड़ने के बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको समझ आनी चाहिए, ये बड़े हार्ड हो जाते हैं, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ये अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को समहाउ रिटेन करने की कोशिश करते हैं, पर केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। केमिकली इनर्ट बनता भी है क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स अगर केमिकली रिएक्ट करेंगे तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट क्या तरीके की प्रॉपर्टीज आएंगी, आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं बना सकते हो, इसलिए केमिकली इनर्ट रहना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। सही है, ये केमिकली इनर्ट रहना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेटा इन पे सवाल आया था, नीट में आ चुका है, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग पे भी सवाल आ चुका है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या उनके लिए क्या कंडीशन है, तो इस पे भी डायरेक्ट सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है एलॉयज। अगला पॉइंट आता है एलॉयज बनाना। तो बेटा अलॉयज कैसे बनते हैं, हम जनरली ये कहते हैं कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके ना साइजेस में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइजेस में ना बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अगर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता तो किसी एक मेटल के लैटिस में, किसी एक मेटल के लैटिस में कोई और एटम आके एक दो जगह पे अगर बैठ जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लगभग लगभग सिर्फ इतना अंतर होता है साइज का। सारे एलिमेंट्स में लगभग लगभग आपस में इतना अंतर होता है साइज का। तो किसी एक मेटल के लैटिस में, सपोज करो मैंने टाइटेनियम का लैटिस बनाया और उसमें कुछ जगह पे हटा के वैनेडियम को या स्कैंडियम को बिठा दिया, तो बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो हम ये कहेंगे उस लैटिस में कुछ जगहों पे कोई और मेटल आ गया, कुछ जगहों पे कोई और मेटल था एक ही लैटिस में। और अगर एक से ज्यादा मेटल आ गए, एक से ज्यादा सॉलिड चीजें अगर आके बैठ गई है लैटिस में, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एलॉयज कहते हैं। एलॉयज आपके सॉलिड सॉल्यूशंस ही तो होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जब एक या एक से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट एक ही लैटिस में आ जाते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि उनके साइजेस लगभग बराबर हैं। तो किसी एक मेटल के लैटिस में कुछ जगहों पे मैं दूसरे एटम को लाके इजीली बिठा सकता हूं डी ब्लॉक के। सही है, और एक से ज्यादा मेटल आते ही वो क्या बन गए, एलॉयज। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे एलॉयज बनाते हैं, दे फॉर्म गुड एलॉयज। अब बात करते हो ना तांबा, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ये सारे आपके डी ब्लॉक के कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर। तो वो अच्छे एलॉयज इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनके साइजेस लगभग लगभग क्या है, सिमिलर। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, एलॉय फॉर्मेशन समझ आया। अगर एलॉय फॉर्मेशन समझ आया तो बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा आप आयरन ऑक्साइड यूज करते हो हेबर्स प्रोसेस में, आप आयरन ऑक्साइड यूज करते हो हेबर्स प्रोसेस में। अगर आपको पी ब्लॉक याद दिलाऊं तो आप V2O5 यूज करते हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हुए। हेबर्स प्रोसेस बोले तो अमोनिया बनाते हुए। बेटा आप निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज करते हो हाइड्रोजन के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हुए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हुए। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये देखने में ये आ रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स काफी ज्यादा कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट की तरह इसलिए यूज होते हैं क्योंकि यहां पे इनके पास में एबिलिटी होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एबिलिटी होती है टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे खास प्रोविजन है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये क्या करते हैं कैटलिस्ट, तुम्हें पता है कैटलिस्ट का काम होता है केमिकल काइनेटिक्स से तुम जानते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है ना। तो होता क्या है, कैटलिस्ट आता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है और रिएक्शन को एक लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ से खींच के ले जाता है। और होता क्या है, वो टेम्परेरी बॉन्ड्स एक समय के बाद टूट जाते हैं, कैटलिस्ट पीछे हट जाता है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो ब्रेक हुए थे वो वापस से जुड़ के कुछ नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। राइट तो हमने बोला कैटलिस्ट जो है वो टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, लेस एक्टिवेशन एनर्जी पाथ से ले जाने के लिए। तो बेटा वो टेम्परेरी बॉन्ड्स अगर बनाएगा तो वो अलग अलग चार्ज स्टेट के अंदर बनाने पड़ेंगे, कहीं पे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, कहीं 6 बनाने पड़ेंगे, कहीं 3 बनाने पड़ेंगे। वो जब संभव है हर मेटल के लिए, जब वो मेटल उतनी खाली वैलेंसीज रखता भी हो, उसके पास इतनी जगह भी हो खाली बॉन्ड बनाने की, तो हम बोलते हैं क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो फिर ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर बॉन्ड बना सकते हैं और अच्छे कैटलिस्ट की तरह साबित हो सकते हैं। सही है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर एक्टिंग एज अ गुड कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसकी वर्किंग जो अभी मैंने बताई ये अभी से ज्यादा अच्छी आप केमिकल काइनेटिक्स में सीख चुके। सही बात है कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। राइट अभी मुझे बताना था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही ज्यादा क्यों लेते हैं, इस वजह से लेते हैं। ठीक है साहब, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। अब आती है एक प्रॉपर्टी, अब आती है एक प्रॉपर्टी विच इज योर कलर्ड आयंस। कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये बेटा कलर शो करते हैं, डी ब्लॉक के जो आयंस हैं वो कलर शो करते हैं। और इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है बेटा, डी ट्रांजिशन। इसका रीजन क्या होता है, डी ट्रांजिशन। और अगर मैं कोर रीजन की बात करूं कि ये क्यों होता है, तो इसका रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। इसका रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल।
या डी ऑर्बिटल। आप जनरली ये बोलते हो कि होता क्या है, कलर कैसे आता है, कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको बाहर से थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करी, वो एक्साइटेड हो गया, किसी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को, रीजन को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया बट वहां ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो वापस कहां होगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। अगर वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कोई वेवलेंथ या कोई फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, एमिट करेगा। यहाँ एब्जॉर्ब करके गया था रेडिएशन, यहाँ पे कोई एमिट करेगा। जब वो एमिट करेगा जिस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट, उस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट के एमिशन से जो कलर आएगा वो आपका क्या कहलाता है, इन डी ब्लॉक आयंस पे कलर रह जाता है। और वो कलर कैसे आता है, वो कलर आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से। वो कलर आपको कैसे मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से। कैसे मिलता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। आप विबग्योर बोलते हो ना, इंडिगो भूल जाओ, बाकी लगा दो, VBGYOR। हम बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई डी ब्लॉक का मेटल आयन है, उसने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हुए वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया, तो बताओ कौन सा कलर एमिट करेगा। तो उसके लिए आपको ये कलर व्हील हेल्प करता है। ध्यान से देखो, जो कलर एब्जॉर्ब किया है उसका उल्टा कलर एमिट करेगा, ऑपोजिट वाला, या जो कलर एमिट किया है उसका ऑपोजिट वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर किसी ने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है तो येलो कलर एमिट होगा, किसी ने रेड कलर एमिट किया है मतलब ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया होगा। सही बात है। तो हमने बोला कि कोई भी मेटल आयन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए क्या करता है, कोई एनर्जी एमिशन एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, और एक्साइटेड स्टेट में जाके उतना स्टेबल नहीं होता, तो वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, और उस समय आते हुए वो कोई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करता है, और जो एमिट करता है वो कलर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से मिल जाता है। और बेटा ये जो फंडा है कि इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट में गए और वापस आए, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो विद इन द डी ऑर्बिटल ही करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, विद इन डी ऑर्बिटल। कैसे, आप बोलते हो जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, अब तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पढ़ चुके हो तो यू नो इट मोर बेटर, कि जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं तो 2 में, EG और T2G में। अगर इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है EG और T2G में, तो इलेक्ट्रॉन जनरली T2G से EG में जाता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वापस नीचे आता है, और इस दौरान जो वेवलेंथ या कलर एमिट करता है या फ्रीक्वेंसी एमिट करता है उससे हम कलर चेक करते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग की वजह से हुआ क्या, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में तो ट्रांजिशन हुआ, और डी से डी वापस आने पे कलर पता चला, तो इसलिए इस फंडे का नाम क्या है, DD ट्रांजिशन। पर यह संभव कब है, यह संभव सिर्फ जब है जब डी पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अगर डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कोई कलर ही नहीं आएगा, क्योंकि फिर क्या ही आपका एब्जॉर्ब होगा और क्या ही आपका एमिट होगा। इसीलिए बेटा आप बोलते हो कि अगर आपने बात करी स्कैंडियम +3 की, तो स्कैंडियम +3 हो गया, Mn+7, या स्कैंडियम +3 लिखो, Zn+2 लिखो, टाइटेनियम +4 लिखो, वैनेडियम +5 लिखो, इन्हें आप क्या बोलते हो, कलरलेस। क्योंकि इन सब के अंदर डी ब्लॉक में 0 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी सब शेल में। ठीक है, अगर इन सब में डी में 0 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो देखो, स्कैंडियम +3 कलरलेस, टाइटेनियम +4 कलरलेस, वैनेडियम का +5 तो दिखाई नहीं रहा है वो इनफैक्ट हमें। बट अगर बाकी स्टेट देखो, +3, वैनेडियम का +4, वैनेडियम का +3, वैनेडियम का +2, इन सब में कोई ना कोई कलर है, क्योंकि हर किसी के डी सब शेल में कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि डी में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बेटा ये बात बिल्कुल सही है और ऐसे ही होता भी है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे Mn का +7 और क्रोमियम का +6। हमें लगता है कि यार यहां भी D0, यहां भी D0, तो ये भी कलरलेस होने चाहिए, बट ये कलरलेस नहीं हो पाते। अगर आप MnO4- की बात करें तो यहां Mn+7 में है और यहां पर्पल कलर आता है, और अगर आप क्रोमियम +6 की बात करें तो Cr2O7 2- में क्रोमियम +6 में होता है, और ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का और ये पर्पल कलर का। सर ये क्या बात हुई, अभी तो आपने कहा था DD ट्रांजिशन के अंदर कलर सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, अब आप कह रहे हो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी कलर आ रहा है। तो हाँ बेटा, इसके लिए एक फंडा और आपको समझना पड़ेगा, एंड वो एक स्पेशल फंडा है जो इन्हीं 2 चीजों के लिए हमारे सिलेबस में है पढ़ना, एंड दैट इज CTS। जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं इस फंडे को हम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये बेटा 2 चीजों में आप डिटेल में पढ़ रहे हो अभी, एक आप पढ़ते हो MnO4- के लिए, और एक आप पढ़ते हो Cr2O7 2- के लिए। क्या पढ़ते हैं बेटा इसके लिए हम,
हम इसके लिए ये कहते हैं बेटा कि इनके अंदर क्या होता है, अगर आप MnO4 माइनस की बात करो तो Mn जो है वो +7 में है। अगर +7 में है तो आपका 3D 0 है, 4s भी 0 है, ठीक है। पर अगर अगर कहीं से मैंने Mn में एक भी इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करवा दिया एक्स्ट्रा, अगर D में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मेरा काम चल जाएगा, मैं डीडी ट्रांजिशन के लिए सक्षम हो जाऊंगा। तो कलर तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से आएगा, बट उसके लिए मेजर हेल्प कौन कर रहा होगा, ये फंडा। कैसे हेल्प करता है ये बोलता है कि होता क्या है, अगर आप MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो कुछ ऐसा होता है। MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हम ये कहते हैं कि बेटा ये जो ऑक्साइड आयन है ये अपना इलेक्ट्रॉन फॉर अ मोमेंट, हमेशा के लिए नहीं, फॉर अ मोमेंट कहां ट्रांसफर कर देता है, Mn के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। ऑक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन फॉर अ मोमेंट कहां ट्रांसफर कर देता है, Mn के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया तो बेटा Mn +7 से क्या बन गया, +6 बन गया। +6 बन गया मतलब D1 तो आ गया, और अगर D में कलर आ गया तो बस भाई फिर तो बात आई गई। तो इसमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही कलर आ गया। पर ये कलर कैसे आया, ये कलर आया जब ऑक्साइड आयन ने अपना चार्ज यहां ट्रांसफर किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, अपना चार्ज ट्रांसफर किया। इसने जब अपना चार्ज यहां ट्रांसफर किया तो उसकी वजह से स्पेक्ट्रम बन गया जिसका कलर आ गया। तो इसीलिए इस फंडे को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ये एक्सपेरिमेंटल फंडा देखा गया है कि फॉर अ मोमेंट ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता है। और सेम यही फंडा आपका लगता है डाइक्रोमेट आयन में। डाइक्रोमेट में भी आप ये कहते हो कि जो क्रोमियम है वो +6 में मौजूद है, ऑक्साइड आयन अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ऑक्साइड आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है फॉर अ मोमेंट। अगर ऑक्साइड आयन फॉर अ मोमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्रोमियम को, तो हम बोलेंगे +6 से क्रोमियम पे लगभग एक बार के लिए क्या आ जाएगा, +5। और अगर +5 आ गया यानी कि भैया आ गया, भाई आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए था, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर कलर आ ही जाएगा। और कलर कैसा आएगा, ऑरेंज। और यहां भी जो कलर आया, यहां भी जो कलर आया वो किसकी वजह से आया, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से आया। तो हम बोलते हैं कि यहां भी कौन सा फंडा लग रहा है, चार्ज ट्रांसफर। तो प्राइमरी कंडीशन इज डीडी ट्रांजिशन होना चाहिए। पर कुछ जगहों पे डीडी ट्रांजिशन से काम नहीं बनता, हमें वहां क्या करना पड़ता है, चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ता है। और चार्ज ट्रांसफर ऐसे होता है। सही है ना, पक्की बात, क्लियर है, बस तो फिर ये हो गई बात। अगर ऐसा हो गया है, अगर ये तुम कर पाए हो, तो ये फंडा था कलर का जो आपको ध्यान रखना है। सही है ना, बहुत बढ़िया बेटा। अगर कलर की बातें भी हो गई हैं तो अब हम चलते हैं एक प्रॉपर्टी पे, और जो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की जो हमें डिस्कस करनी थी। फिर हम 2 कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे और डी ब्लॉक को अलविदा कहेंगे और एफ ब्लॉक पे कूद जाएंगे। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है, बड़ी आसान प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तुम्हें पता है कि 2 तरीके से स्टैंडर्ड पढ़ते हो आप, या तो एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या तुम पढ़ते हो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तुम उससे क्या इंटरप्रेट करोगे, तुम बोलोगे जितनी ज्यादा होगी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, उतनी ज्यादा उस एलिमेंट के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी। सिमिलरली जितनी ज्यादा होगी एसआरपी की वैल्यू, उतनी ज्यादा उस एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। बेटा जितनी ज्यादा किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा एसओपी होगा, जितनी ज्यादा किसी एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा एसआरपी होगा। हमारे कोर्स में एसआरपी स्टैंडर्ड होता है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बातें करते हैं, और हमें 2 तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ने हैं यहाँ पे। एक तो पढ़ना है M+2 से M का वेरिएशन, और एक पढ़ना है हमें M+3 से +2 का वेरिएशन। हमें एक तो पढ़ना है +2 से 0 का वेरिएशन, एक पढ़ना है +3 से +2 का वेरिएशन। बेटा जनरली ये कहा जाता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो 3D सीरीज में, तो जो वैल्यू है वो आपकी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ टेंड करती है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ टेंड करती है, राइट। -7 से -2 की तरफ जा रही है, धीरे 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 नेगेटिविटी कम होती जा रही है।
मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ टेंड करती है, राइट। अगर मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ टेंड करती है, इसका मतलब ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ टेंड कर रही है, और इसका मतलब कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आगे वाले एलिमेंट रिड्यूस ज्यादा होना चाहते हैं एज कंपेयर टू पीछे वाले एलिमेंट्स। तो ये ऑर्डर चलना चाहिए था, बट यहां पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको एनालाइज करने होते हैं इसके ग्राफ में। तो ध्यान से देखिएगा, इसके ग्राफ के अंदर आप बोलोगे कि देखो टाइटेनियम जो है, स्कैंडियम को आपने यहां पे कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि बेटा +2 से 0 का वेरिएशन देख रहे हो, और स्कैंडियम तो +2 दिखाता ही नहीं है, तो स्कैंडियम से कंसीडर करेंगे नहीं। टाइटेनियम से बात करी हमने, तो हमने कहा टाइटेनियम से चलते हैं जिंक तक। तो देखो टाइटेनियम कुछ नेगेटिव था, वैनेडियम वाली वैल्यू थोड़ी लेस नेगेटिव हुई, क्रोमियम वाली थोड़ी और लेस नेगेटिव हुई, मैंगनीज में बहुत ज्यादा डिप आ गया, मैंगनीज वाली और लेस नेगेटिव की जगह ज्यादा नेगेटिव हो गई, डिस्कस करना पड़ेगा मतलब क्या हुआ यहाँ पे। फिर आयरन वाली और लेस नेगेटिव हुई, कोबाल्ट वाली और लेस नेगेटिव हुई, ठीक है, मतलब लगभग लगभग सेम है एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो। निकल वाली भी ठीक है अपनी जगह, कॉपर वाली तो नेगेटिव छोड़ो पॉजिटिव ही हो गई यार, कॉपर वाली वैल्यू नेगेटिव छोड़ो पॉजिटिव ही हो गई, और जिंक वाली वैल्यू और ज्यादा ऊपर जानी चाहिए थी, बट ये तो बहुत नीचे आ गई। तो बेसिकली ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्होंने अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटके व्यवहार किया, तो इन्हें डिस्कस करना तो बनता है। बेटा पहले कॉपर निपटा लो। कॉपर, कॉपर की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि E0 कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू काफी पॉजिटिव है। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव है उतनी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब कॉपर जो है वो हमेशा रिड्यूस करना चाहेगा। आप बोलोगे कॉपर हमेशा रिड्यूस होना चाहेगा +2 से 0 में। अगर कॉपर खुद हमेशा रिड्यूस होना प्रेफर करता है, ये इसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल चीज है, ये इसके लिए क्या है? मोस्ट प्रेफरेबल चीज है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि जब आप कॉपर को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि Cu + HCl मिलके CuCl2 + H2 बना ले, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, इस रिएक्शन में आप ये बोलोगे कि जो कॉपर है वो 0 से +2 जा रहा होगा, और हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा होगा। मतलब एसिड का हाइड्रोजन जो है वो खुद तो रिड्यूस हो रहा होगा, और कॉपर का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर खुद क्या चाहता है? कॉपर कहता है मुझे खुद को रिड्यूस कर लो यार, मुझे ऑक्सीडाइज होने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर उसका रिडक्शन होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहां तो मुझे जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करवा रहे हो ताकि वो किसी और को रिड्यूस कर दे, वो नहीं करना चाहेगा। वो कहेगा मैं खुद रिड्यूस होने के लिए तैयार हूं। अगर मैं खुद रिड्यूस होने के लिए तैयार हूं तो मैं ये रिएक्शन कभी भी नहीं करवाऊंगा। तो इसका E0 पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि कॉपर रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, +2 से 0 जाना ज्यादा पसंद करता है, ना कि 0 से +2 जाना। समझ आई बात? अच्छा, अब एक बात बताओ, जिंक और मैंगनीज के लिए इतना भयंकर डिप क्यों आ गया? तो भाई सीधी सी बात है, Mn की अगर बात करोगे, अगर Mn की बात करोगे तो सुनना मेरी बात ध्यान से, Mn+2 जो है वो 3d5 है, और जिंक +2 जो है वो 3d10 है। बेटा ये ऑलरेडी ऐसा नहीं है कोई बर्बाद स्टेट में है, ये अच्छी स्टेट्स में है। अगर ये ऑलरेडी अच्छी स्टेट्स में है तो ये कह रहे हैं मुझे क्यों जबरदस्ती न्यूट्रल में ले जा रहे हो? ठीक है तुम कहोगे न्यूट्रल में मैं चला जाऊंगा, बट मैं ऑलरेडी काफी अच्छी स्टेट में हूं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं दोस्त, तो क्यों मुझे तंग कर रहे हो? तो इसको तंग जबरदस्ती किया जा रहा है, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये इसलिए वैल्यू नेगेटिव रखता है। सही है, ये M+2 से M में खास बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। ठीक इसी प्रकार M+3 से M+2 अगर आप बात करोगे, अगर M+3 से M+2 बात करोगे, तो यहां पे भी कुछ जगहों पे खास बातें देखने को मिलती है। क्या खास बातें देखने को मिलती है? देखो सीधी सी बात है, ये वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी मतलब उतना ज्यादा वो रिडक्शन करना चाह रहा है, राइट। तो ध्यान से देखें, हम बोलते हैं स्कैंडियम के लिए वैल्यू बहुत लो होती है। वेरी लो का मतलब है मोस्ट नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेटा स्कैंडियम के लिए तो +3 उसकी स्टेबल स्टेट है। तुम उसे अगर जबरदस्ती +2 में ले जाना चाहोगे तो वो जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, तो फिर बहुत नेगेटिव है। सही है। जबकि अगर तुमने बात करी यहां पे, अगर तुमने यहां पे बात करी मैंगनीज की, तो मैंगनीज के लिए वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। मैंगनीज के लिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। जिंक के लिए जो वैल्यू है वो बहुत पॉजिटिव है। मैंगनीज के लिए वैल्यू पॉजिटिव है,
जिंक के लिए वैल्यू काफी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैंगनीज को +3 से +2 जाने का मौका मिल रहा है तो मैंगनीज तो भाग भाग के जाएगा दोस्त, क्योंकि क्योंकि यहां पे तुमने क्या कर दिया, इसको 3d4 कर रखा था, इसको तुम 3d4 कर रखा था, ठीक है। तुमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे थे, 2 एस से और एक यहां से निकाल रखे थे, मतलब 3d6 कर रखा था, सॉरी। mn जो होता है वो क्या होता है, 3d5 4s2। तुमने mn को +2 करा, 3d5 आया, +3 करा, 3d4 आया। अब तुमने d4 से d6 नहीं, d4 से d5 जाने का कह रहे हो तो भाग के जाएगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जाएगा। सही बात है, तो ये इजीली जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा, जाना चाहेगा। और जिंक के केस में भी यही होगा, जिंक में तो +3 स्टेबल ही नहीं होता, जबकि +2 में जाना उसके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि d10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, तो वो भी भाग भाग के जाना चाहेगा। क्लियर है? तो Mn और जिंक के लिए वैल्यू काफी पॉजिटिव होती है और स्कैंडियम के लिए वैल्यू काफी नेगेटिव होती है, क्योंकि ये नहीं जाना चाहता और वो भाग भाग के जाना चाहता। क्लियर है? तो इस तरीके से ई नॉट का डेटा हम एनालाइज करते हैं। अगर ई नॉट का डेटा हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं तो अब बात आती है कुछ स्पेशल ऑक्सो एनायंस की जो हमें डिस्कस करने होते हैं। बेटा बड़े आसान है, आपके कोर्स में दो हैं, एक है K2Cr2O7 और एक है KMnO4। एक है K2Cr2O7 और एक है KMnO4। पहले मैं इनकी खास प्रॉपर्टीज बता देता हूं तुम्हें, फिर मैं तुमसे बात करूंगा इनकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन लास्ट में बताऊंगा। खास प्रॉपर्टी सुन लो पहले। खास प्रॉपर्टी है जो रिडॉक्स में पढ़ते थे, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनफैक्ट K2Cr2O7 तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, ये तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, जबकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका हर मीडियम में, चाहे एसिडिक बोलो, चाहे बेसिक बोलो, चाहे न्यूट्रल बोलो, चाहे एसिडिक बोलो, चाहे न्यूट्रल बोलो, चाहे बेसिक बोलो। सही है? आप बोलते हो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 कैसे एक्ट करता है, आप बोलते हो Cr2O7 2- है, ये कहां जाता है Cr+3 में, मतलब +6 से +3। जबकि यहां पे एसिडिक मीडियम में MnO4- जो है, या आप ऐसे बोल दें MnO4- एसिडिक मीडियम में +7 से +2 जाता है। सही है? न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 जाता है और बेसिक मीडियम में +7 से +6 जाता है। मतलब 2 की टेबल लिख दी मैंने बेसिकली। सही बात है? तो एन फैक्टर यहां पे 5, यहां पे 3 और यहां पे 1, यहां पे एन फैक्टर 6। अब ये बेटा इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कि Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देते हैं, I- को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, C2O4 2- को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, हर चीज को ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं, क्योंकि खुद तो क्या हो रहे हैं, हर केस में रिड्यूस हो रहे हैं। बात इतनी है, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है और ये तीनों में, और इसका भर भर के एप्लीकेशन इक्विवेलेंस की कैलकुलेशन के साथ आप पढ़ते हो रिडॉक्स में। सही है? ये इनकी खास प्रॉपर्टी थी जो मुझे बतानी थी। अब हम बात कर लेते हैं क्या कि ये बनते कैसे हैं। तो बेटा इनको बनाने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें एक ओर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ओर। और मेटलर्जी तुम लोग पढ़ चुके हो, मुझे पता है, माइंड मैप भी देख लिया है तुमने उसका, तो तुम्हें पता है ओर क्या होता है। तो बेटा K2Cr2O7 बनाने के लिए, K2Cr2O7 बनाने के लिए हम क्रोमाइट ओर का यूज करते हैं, और सिमिलरली KMnO4 को बनाने के लिए मैं पायरोलुसाइट ओर का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? पायरोलुसाइट। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं K2Cr2O7 अगर बताऊं तो बेटा ये है मेरा क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट से पहले मैं बनाता हूं क्रोमेट, क्रोमाइट से पहले क्या बनाता हूं मैं? क्रोमेट, Cr O4 2- Na2CO3 की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे ही क्रोमेट बनता है, क्रोमेट को मैं ले जाता हूं एसिडिक मीडियम में, क्रोमेट को मैं ले जाता हूं एसिडिक मीडियम में और मेरा बनता है डाइक्रोमेट। बट बात है कि ये सोडियम का डाइक्रोमेट बना है, आपको पोटेशियम का डाइक्रोमेट बनाना था, तो फिर आपको किसी पोटेशियम सॉल्ट से इसको रिएक्ट करवाना पड़ता है ताकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए और K2Cr2O7 तुम्हारा रेडी हो जाए। तो बेटा क्रोमाइट होता है ब्लैक कलर का, क्रोमेट होता है येलो कलर का, और फाइनली डाइक्रोमेट बनता है तुम्हारा ऑरेंज कलर का। सही है? क्रोमाइट होता है ब्लैक कलर का, क्रोमेट होता है येलो कलर का, डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखने वाली ये होती है कि ये जो तुम्हारे क्रोमाइट और क्रोमेट आयंस हैं, सॉरी क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन जो हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस हैं
ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब अगर क्रोमेट पे एसिडिक मीडियम दोगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट पे बेसिक मीडियम दोगे तो वापस क्रोमेट बन जाएगा। इंटर कन्वर्टिबल है अपने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर पीएच के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रोसेस आ गया। चलो जी, प्रिपरेशन भी समझ आ गई और तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज तो समझ आई गई थी। अब बात आती है स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेटा अगर आप क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है, आपको सिखाया था मैंने पी ब्लॉक के टाइम पे। ये आ गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बट अगर आपने डाइक्रोमेट की बात करी, ये येलो कलर का होता है, अगर आपने डाइक्रोमेट की बात करी तो मैंने इसके लिए भी एक फंडा सिखाया था। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, अगर बराबर है तो ऑक्सी लिंकेज, अगर ज्यादा है तो परऑक्सी लिंकेज, और कम है तो एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज। यहां पे करोगे तो कैलकुलेटेड स्टेट और मैक्सिमम स्टेट दोनों ही क्या आएंगी, +6। कैलकुलेटेड भी +6 और मैक्सिमम भी +6। तो फिर तो बेटा ऑक्सी लिंकेज होगा, और ऑक्सी लिंकेज होगा तो बस फिर तो हमें पता ही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बना देंगे, Cr2O7-2। ठीक है जी। सही है, ये बन गया। और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ठीक इसी प्रकार आप पढ़ते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद में पोटेशियम पर मैंगनेट। और जब आप पढ़ते हो पोटेशियम पर मैंगनेट तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप यूज करते हो पायरोलुसाइट, और ये भी ब्लैक से कलर का होता है। उसको बेसिक मीडियम से पहले आप बनाते हो मैंगनेट आयन। क्या बनाते हो पहले, मैंगनेट आयन, MnO4 2-, और जब उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो आपका फाइनली बनता है पर मैंगनेट आयन। क्या बनता है, पर मैंगनेट आयन। तो ध्यान रखना, पायरोलुसाइड से मैंगनेट और मैंगनेट से पर मैंगनेट, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमाइड से क्रोमेट और क्रोमेट से डाइक्रोमेट। क्लियर है, ठीक है साहब, ये बन गया आपका। चलो, अगर ये भी आपका बन गया KMnO4, तो KMnO4 के स्ट्रक्चर भी समझने बड़े इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक होगा MnO4 2-, ठीक है, और एक होगा MnO4-। बेटा इसका कलर होता है ग्रीन और इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, कलर कैसे आता है, CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, याद है। यहां पे तो +6 है, नॉर्मल DD ट्रांजिशन। यहां स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल बट ऐसा, और यहां भी स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल बट ऐसा, सिर्फ एक O पे माइनस। क्वेश्चन आता है यहां जो पाई बॉन्ड है ये कैसा है, तो बेटा ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और Mn का d ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो हम दोनों साइड ही बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्ड्स है। सही है, और इनकी जो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाली बात है वो तो आप सुन ही चुके हो। मैंने रिएक्शंस आपके लिए यहाँ छोड़ दी हैं ताकि आप लोग इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लें रिवीजन करते हुए। क्लियर है, ठीक है साहब, दिस कंप्लीट्स योर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। अब हम किसकी बात करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा एफ ब्लॉक में मैं सिर्फ लेंथेनाइट डिस्कस करूंगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेजरली सवाल उसी पे आते हैं। बाकी बातें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, कोई खास बात उनमें है नहीं, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स तो आपको बस एक रीडिंग ही लगानी है। तो बेटा लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स आती हैं, दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है लेंथेनाइड्स और एक आती है एक्टिनाइड्स। बात ये आती है कि इनको लेंथेनाइड्स क्यों कहते हैं और इनको एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं। लेंथेनाइड्स इसलिए कि लेंथेनम के बाद आते हैं और ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम जैसी और इनकी एक्टिनियम जैसी। तो सर क्या लेंथेनम और एक्टिनियम भी आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है? नहीं, लेंथेनम और एक्टिनियम तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। उनके बाद के एलिमेंट्स जो हैं वो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। लेंथेनॉइड्स आपके शुरू होते हैं सीरियम से ल्यूटिटियम तक, और ये आपके कहां से होते हैं, थोरियम से लॉरेंशियम तक। अब आप कहोगे सर फिर पीरियोडिक टेबल में आपने लेंथेनॉइड्स और लेंथेनम और एक्टिनियम को इनके साथ ही क्यों रखा हुआ है? तो बेटा ये कुछ वैसी बात है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन नहीं है बट साथ पढ़ तो लेते हैं, वही वाली बात है। प्रॉपर्टीज इनकी कुछ कुछ सेम है तो हम इनको साथ पढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, अगर आप बात करते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, तो हम जनरली ये बोलते हैं कि जो तुम्हारे लेंथेनम है, लेंथेनॉइड्स हैं, पोस्ट लेंथेनम वाले एलिमेंट, दिस इज योर 4F सीरीज। 3D से होता है ना डी सीरीज शुरू, ये 4F से शुरू होता है। एंड सिमिलरली अगर आप एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो दिस इज योर 5F सीरीज, ठीक है।
अगर मैं लेंथेनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलूं जो हमारे सिलेबस में हमें ढंग से पढ़ना है, दैट इज 4f 1 से 14, क्योंकि f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5d 0 से 1, 6s 2। d में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, f में 1 से 14 तक कितने भी आ सकते हैं, और s में आते हैं 2। ठीक है, अब बेटा d में 0 या 1 आएगा, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें d 0 आता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें d 1 आता है। तो ध्यान से सुने, लेंथेनॉइड्स में आपके पास d 0 वाले कौन होते हैं और d 1 वाले कौन होते हैं। तो आप बोलोगे d 1 वाले सिर्फ 3 है, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिटियम। ठीक है, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिटियम। बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, d0। अब क्वेश्चन बेटा इससे बहुत पूछा गया है कॉन्फ़िगरेशन पे, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, गैडोलिनियम के +3 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ल्यूटेटियम +3 का बताओ, इटर्बियम +2 का बताओ। तो इसमें बहुत सवाल आते हैं, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ध्यान से सुनना यार, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हमें तो एक चीज आती है, क्या हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्ट स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्ट स्टेबल। मतलब अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है तो F7 और F14 जो होंगे वो आपको समझ में आती है ना बात, ये मोस्ट स्टेबल होंगे। तो बस इनको सारे एलिमेंट्स को इधर ही पहुंचाना है, दैट्स इट। सीरियम से शुरू करते हैं। अगर मैं सीरियम से शुरू करूं तो सीरियम तो भाई मेरा पहला एफ ब्लॉक का एलिमेंट था, तो उसकी तो पहचान ही होगी, 4f1 5d1 6s2। ये मैंने क्यों लिखा, तो ध्यान से देखना इसको समझने के लिए। लेंथेनम देख लो, लेंथेनम, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 6s2। अब ये कैसे आया बेटा, स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम, इट्रियम के नीचे आता है लेंथेनम। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, इट्रियम का होता है 4d1 5s2, तो इसका होगा 5d1 6s2। क्या इसमें एफ कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं है, इसीलिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं है। पर अगर इसके जस्ट बाद 58 से एफ ब्लॉक शुरू हो रहा है तो बेटा वो डी तो छेड़ेगा नहीं, एफ से ही आएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f1 और ये बचा हुआ एज इट कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2। सही है, बहुत बढ़िया। सीरियम समझ आया, 4f1 5d1 6s2। अब हमने कहा सीरियम के आगे चलो प्रीसोडाइमियम पे। जब प्रीसोडाइमियम लिखा तो बच्चों ने कहा कि अच्छा ठीक है सर, ये अगला एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f2 5d1 6s2। कुछ गलत नहीं कहा बेटा तुमने, कुछ गलत नहीं सोचा, ऐसा सब सोचते हैं। बट मैंने कहा हर चीज किधर जाना चाहती है, F7 या F14 तक। हर चीज किधर जाना चाहती है, F7 या F14 तक। तो पहला एलिमेंट तो इंट्रोड्यूस कर दिया तुमने नॉर्मली, अब तुम हर एलिमेंट पे तुम्हारी जद्दोजहद क्या होगी, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तक जाने की। क्या जद्दोजहद होगी, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तक जाने की। तो आप बोलोगे कि डी वाला इलेक्ट्रॉन कूद के किधर आ जाएगा, 4f में ही आ जाएगा, और आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 4f3 6s2। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 4f3 6s2, मतलब d क्या हो गया 0, और ये क्यों किया मैंने, f7 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4f3 6s2। ऐसी अगले की बात कर लो, nd की। अगर आप नियोडाइमियम की बात करोगे, तो आप बोलोगे 4f3 5d1 6s2, ऐसा आपने सोचा। बट फिर से वही बात, अगर d का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा 4f4 6s2। और बेटा इसी तरीके से अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा तो मैं 4f7 तक जल्दी पहुंच जाऊंगा क्या। अगर जल्दी पहुंच जाऊंगा तो अगर आप यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है हिसाब से तो ये 4f6 5d1 6s2। बट किसी ने बोला ये जो ऊपर से करते आ रहे हो ये यहां भी करोगे अगर, तो बन जाएगा 4f7 5d0 6s2। अगर 4f7 5d0 6s2 बना तो बेटा यूरोपियम में आपके पास f7 अचीव हो गया। अगर f7 अचीव हो गया तो यही तो टारगेट था, काम बन गया अपना। अब बात आई यूरोपियम के आगे गैडोलिनियम पे, तो यूरोपियम तक वो कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। अब गैडोलिनियम पे अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखता, जैसे यहां जनरल तो ये था 4f6 5d1 6s2 और मैंने d का एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, हम इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। तो अब गैडोलिनियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 4f7 5d1 6s2। अब बच्चे को क्या होती है, आदत होती है कि अच्छा डी का एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ही भेजना है क्योंकि हम रट रहे होते हैं इतनी देर से। तो बेटा यहां जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, यहां तो ऑलरेडी एफ हाफ फिल्ड है, तो क्यों ट्रांसफर करोगे, नहीं करोगे, तो बस फिर ये एज इट इज ही रहेगा 4f7 5d1 6s2।
तो जहां बाय डिफॉल्ट तुम्हारा D1 के साथ में हाफ फील्ड फुल फील्ड बन रहा है उसको एज इट इज रखो, बाकी सारी जगह पे हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनाने की कोशिश रखो। दैट्स इट। इससे पहले यही किया था, इसके जस्ट बाद भी यही करेंगे। ये क्या बनेगा 4f8 5d1 6s2 बनेगा टर्बियम, पर D का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्योंकि F9 बनेगा, जल्दी F14 तक पहुंचोगे। फिर फाइनली 4f14 5d1 6s2, क्योंकि यहां पे भेजने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि F14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है। दैट्स इट। क्लियर है? तो बेटा ये आपके पास में लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है जी। अगर लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आता है तो अब इनके एटॉमिक आयनिक साइज की बात कर लो। तो हम बोलते हैं अगर आप आयनिक साइज की बात करेंगे तो नॉर्मल ऑर्डर चलता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। लेफ्ट टू राइट जाने पर लेंथेनम का साइज घटता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। पर अगर आप एटॉमिक साइज की बात करोगे, एटॉमिक साइज की बात करोगे तो भी आप यही बोलोगे लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। बट एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन है यूरोपियम। एक्सेप्शन कौन है? यूरोपियम। यूरोपियम का हाईएस्ट साइज है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत है इसमें। यूरोपियम का क्या है? हाईएस्ट साइज। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। दैट्स इट। यहां पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी की टेबल आप एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करी तो बेटा लेंथेनॉइड्स जो होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। ठीक है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करने का प्रोविजन नहीं दिखा पाते क्योंकि 4f और 5d के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैप नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने समझाने के लिए बता दिया तुम्हें, बट एक्चुअली में उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैप नहीं होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, बट स्टिल देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो +4 भी दिखाते हैं और +2 भी दिखाते हैं। तो वो +4 और +2 दिखाते हैं क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन वहां ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है। आप लोग खुद ट्राई करके देखना, इनका लिख के देखना +4 +2। जैसे यूरोपियम 4f7 5d2 4f7 5d0 6s2 है, तो +2 होगा तो 6s तो 0 हो गया, F7 बन गया। F7 स्टेबल होता है, बट बेटा स्टिल दे हैव अ टेंडेंसी कि वापस +3 में शिफ्ट हो जाए। अगर वापस +3 में शिफ्ट हो जाए तो हम बोलते हैं सीरियम +4 या प्रेसोडाइमियम +4 जो है ये इजीली +3 में शिफ्ट हो सकता है। और सिमिलरली जो आपका समेरियम +2 है या यूरोपियम +2 है, ये भी आपका इजीली +3 में शिफ्ट हो सकता है। तो हम बोलते हैं ये खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो दे विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा भी बेटा लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है क्या? इनकी केमिकल रिएक्शंस होती है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा। एंड बेटा एक्टिनॉइड्स के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करते। एक्टिनॉइड्स के बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f में आते हैं एलिमेंट्स और बेटा वो मैक्सिमम रेडियो एक्टिव है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। बस ये बोलेंगे कि हाँ वहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि 5f जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, वो उतना अंदर नहीं है 4f की तरह कि उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना कर पाए। 5f के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स भी अच्छा बना सकते हैं। और यहां पे तो 4f की स्क्रीनिंग पावर इतनी बर्बाद थी तो 5f की स्क्रीनिंग पावर तो और बर्बाद होगी। इसलिए हम कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा होता है। सही है? तो ये कुछ चीजें हैं। मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारे सारे सवाल सही हो जाएंगे, ये तुम्हारा रिवीजन शॉर्ट्स है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एक बार फटाफट से पूरा सेशन ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली बार एक नए सेशन के अंदर, दैट इज हाइड्रोजन। थैंक यू।